अच्छा है वो हवा जो तेरा कोई मजहब नहीं है, अगर तेरा भी मजहब होता न तो न जाने कितनों का गला यूं ही घुट गया होता। जहाँ पे 52% स्कूल में 1 या 2 टीचर आ रहा हो, उस शिक्षा से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकारी स्कूलों की तो यही हालत है ना। हमारे अनुसार से इस समय जाति से अधिक समस्याएं सर धार्मिक समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि लोगों में देखा जा रहा है कट्टरवाद की राजनीति, बहुत लोग मतलब पॉलिटिक्स में हर चीज़ों में इसका इस्तेमाल। शिक्षा भी किसको आप शिक्षा मानते हैं? जैसे मान लीजिए कि जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, जो कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है, वो एक खास तरह की शिक्षा है। कि अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि एक छोटे से बच्चे को केवल पानी पी लेने की वजह से इतना मारा गया कि उसके बाद में डेथ हो गई। विश्वविद्यालय की शिक्षा सबके लिए निःशुल्क होनी चाहिए, सबके लिए समान होनी चाहिए। मतलब कहा जाता है कि ब्राह्मण बहुत उच्च होते हैं। चीज में अन्याय की भावना मौजूद है, वो कोई भी चीज हो उसके खिलाफ बगावत करो और उसको अपनी जिंदगी से बाहर। पास अल्फाज बहुत है लेकिन वो किसी से कह नहीं सकते। जो सपना है भारत का विश्व गुरु बनाने का, हम उस सपने को साकार करेंगे। हम लोग इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सामने पंत पार्क है वहीं है, और यहाँ दिशा छात्र संगठन द्वारा एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया गया था, निबंध प्रतियोगिता। इसी के तहत कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ विजयी प्रतिभागी भी हैं, और सबसे पहले जो दिशा छात्र संगठन के संयोजक, इनसे बातचीत करते हैं। कार्यक्रम मतलब किस मोटो से, मतलब क्या कार्यक्रम के बारे में आप बताना चाहें कुछ? 28 नवंबर को ज्योतिबा फुले का स्मृति दिवस था, तो वो एक ऐसा अवसर था जिसपे हम उस मुद्दे को उठा सकते थे जो आज भी समस्या बनी हुई है, और वो है जाति का समस्या। तो इस पर हम लोगों ने विषय यही चुना था, भारत में जाति समस्या और समाधान, ताकि ये छात्रों के बीच में भी एक बहस का मुद्दा बने कि वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पे। वर्तमान समय में आपके अनुसार से मुख्य जातिगत समस्याएं क्या हैं जो भारत में इस समय चल रही हैं? देखिए, जातिगत समस्या अपने आप में एक समस्या है, क्या है नहीं उसका रूप बता सकते हैं। कि अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि एक छोटे से बच्चे को केवल पानी पी लेने की वजह से इतना मारा गया कि उसके बाद में डेथ हो गई थी। या ऐसे में कोई दूसरे कास्ट के साथ शादी हो जाती है एक जाति से दूसरे जाति में, तो उनको की हत्या कर दी जाती है। तो केवल ये जाति का रूप नहीं है, सामाजिक स्तर पर अभी जातियों का कई रूप बरकरार है। और आज हम मानते हैं कि जिस तरह से एक सामंती समय में जब छुआछूत या उस रूप में तो जातियों का आज रूप नहीं है, लेकिन जातिगत समस्याएं आज भी समाज के पोर पोर में है। जाति के लोग में इस समय ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। किस जाति में नहीं। देखिए, जाति कौन है? जो श्रेष्ठता बोध का शिकार है वो सवर्ण आबादी है। हमारे अनुसार से इस समय जाति से अधिक समस्याएं सर धार्मिक समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि लोगों में देखा जा रहा है कट्टरवाद की राजनीति, बहुत लोग मतलब पॉलिटिक्स में हर चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। वो एक अलग मुद्दा है कि धार्मिक स्तर पे भी कट्टरता हम गलत मानते हैं, वो चाहे हिंदू कट्टरता हो या मुस्लिम। लेकिन अभी फिलहाल जाति की समस्या को अगर हम देखें तो आज उसको हम यही मानते हैं कि इसके लिए नौजवानों के बीच में एक बहस का एजेंडा बनाया जाना चाहिए, और समाधान के दिशा में तभी हम कुछ सोच पाएंगे। क्या समाधान होना चाहिए आपके अनुसार? समाधान के तौर पे हम कुछ कदम उठा सकते हैं। प्रचार करना चाहिए, उसमें ऊंच नीच का भाव मतलब फर्स्ट रैंक था ना इसमें? यस यस, फर्स्ट रैंक प्राप्त किए हैं। और इनसे हम लोग थोड़ा सा बाइट्स लेते हैं कि मतलब आपके अनुसार सबसे पहले उसके अंदर उन लोगों के अंदर ये जागरूक करना होगा कि ऊंच नीच नहीं, शिक्षा के माध्यम से हम लोगों में जात समस्या का समाधान कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से। तो शिक्षा का असर तो अभी बढ़ रहा है, फ्री में शिक्षाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, क्या इससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? हैं, लेकिन फ्री में शिक्षा क्या? फ्री में एक तरह आपको नहीं होता है ना, फ्री का महत्व नहीं होता है उसमें। फ्री के महत्व की बात नहीं है। जहाँ पे 52% स्कूल में 1 या 2 टीचर आ रहा हो, उस शिक्षा से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकारी स्कूलों की तो यही हालत है ना, 1 या 2 टीचर आ रहे हैं और उन्हीं को जनगणना, मतगणना, बालगणना, तमाम अन्य सरकारी कामों में लगा दिया जाता है। तो आप भी जानते हैं कि सारे बच्चों को वहाँ भेड़ बकरी की तरह पढ़ा दिया जाता है। बाकी शिक्षा एक हल हो सकता है, लेकिन आप शिक्षा जो पा रहे हैं क्या वो जाति मानसिकता से मुक्त हैं? मतलब आप देखेंगे कि प्रोफेसर या अलग अलग बड़े बड़े पदों पे जाने वाले लोग क्या जाति मानसिकता से मुक्त हैं? आप ओपनली बता सकती हैं कि किस जात में इस समय वर्तमान समय सबसे अधिक ये सब चल रहा है? जाति की बात नहीं है, जातिगत समस्या को आप किस रूप में देखते हैं? एक तो ये हमें शुरू से आता है कि वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 5वां एक अंत्यज जातियों को माना जाता था। लेकिन जिस शुरुआत में जिस रूप में ये था, आज भी उसी रूप में ये है नहीं। आप इसको एक वर्ड में नहीं कहेंगे कि ये ब्राह्मण में ये मानसिकता है। बेशक सवर्ण जातियाँ दलित जातियों का उत्पीड़न करती रही हैं, लेकिन अब दलित जातियों में भी, उनमें भी कैटेगराइजेशन है। वो भी इस समय तो चीज़ें बदल रही हैं, सबको समान अधिकार मिल रहा है। लोगों को आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर हम पढ़ना नहीं चाहते तो हमको ज़बरदस्ती कोई नहीं पढ़ा सकता है। जैसे कौन आपके नज़र में है जो पढ़ना नहीं चाहता है? नहीं, मतलब बहुत पैसे वाले लोगों में भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ना चाहते हैं। बात ये नहीं है, बात ये है कि एक बच्चा भी अगर पढ़ने से वंचित रह जाता है पैसे के अभाव में, हम इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वो एक ही बच्चा क्यों ना हो। लेकिन देश में करोड़ों बच्चे हैं जो पैसा नहीं होने पर नहीं पढ़ पाते हैं। तो फिर ये बात में मुख्य मुद्दा है। ओके, यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में सर आए हुए हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय कराएं दर्शकों को। देखो, मैं तो वैसे
यहाँ पर जिस तरफ से आया हूँ, आह्वान पत्रिका का संपादक हूँ मैं। बाकी इस तरह की प्रतियोगिताएं हम लोग पत्रिका के ज़रिए भी करवाते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, BHU में, दिल्ली विश्वविद्यालय में, गोरखपुर में भी हुआ। और मकसद ये है कि कम से कम जो बहुत सारे सवाल हमारे समाज के बहुत उपयोगी सवाल हैं, वो उपयोगी सवाल लोगों के दिमाग में जाएं, नंबर 1। नंबर 2, हम लोग भी ये जान सकें कि लोग सोचते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि लगभग 78 छात्र छात्राओं ने इसमें भागीदारी की थी, तो हमको भी समाज की समझ और छात्र युवा कैसे सोचते हैं, हमको भी उन निबंधों के ज़रिए ज़्यादा अच्छे से पता चला। क्योंकि कम से कम उसमें 78 छात्र छात्राओं ने अपनी बातें लिखी, तो अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग गाँवों से, अलग अलग जगहों से आते हैं, तो हम लोगों को भी पता चलता है कि लोग सोचते कैसे हैं, है ना। दूसरी बात यह है कि इसके ज़रिए हमने थोड़ा तो उनका ध्यान केंद्रित किया इसकी तरफ, क्योंकि जो बुराई समाज में इतने बड़े पैमाने पर बनी हुई है, उसकी तरफ इनका दिमाग गया। और फिर अब डिस्कशंस हम लोग रखेंगे, अब इस पर हम लोग स्टडी सर्कल्स चलाएंगे, डिस्कशंस रखेंगे, फिल्म शो वगैरह भी करेंगे, कि ताकि इस सवाल को बहुत गहराई से हम लोग समझ सकें। जब तक हम किसी चीज़ को बहुत गहराई समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम उस चीज़ को ख़त्म भी नहीं कर सकते हैं। कि ये समस्याएं इसलिए और पैदा हो जाती है, शिक्षा का स्तर भी उन्होंने मतलब अभी बात की। तो वास्तव में शिक्षा का, देखिए, शिक्षा के बारे में मेरा दो बात कहनी है। यह बात सही है कि बहुत सारे लोग शिक्षा नहीं हासिल कर रहे, और शिक्षा बहुत ज़रूरी है, ये बात एकदम सच है। लेकिन शिक्षा भी किसको आप शिक्षा मानते हैं? जैसे मान लीजिए कि जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, जो कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है, वो एक खास तरह की शिक्षा है। ये एक शिक्षा, इसको हम नहीं मानते, हमको तो बस इसको एक औपचारिकता मात्र मानते हैं बस। और जैसे कबीर के बारे में कहा जाता था ना कि कागज़ कलम उद्यम छुआ ही नहीं था, लेकिन उनकी बातें बहुत सारे आज के भी पढ़े लिखे लोगों से बहुत गहरी बातें वो कहते थे। मतलब ये है कि शिक्षा का मतलब हमारा ये है कि जो शिक्षा हम विश्वविद्यालयों में क्या सीख रहे हैं वर्तमान समय में, अक्षर ज्ञान, विश्वविद्यालय में अक्षर ज्ञान क्या, और आगे थोड़ा मान लीजिए कि आप कुछ विषय की कुछ जानकारी, और वो भी उसका ओरिएंटेशन भी बस यही है कि हम परीक्षा पास कर लें या आने वाले दिनों में कंपटीशन में किसी तरीके से हिस्सेदारी कर पाएँ। ज्ञान का सवाल ये है कि ज्ञान वो चीज़ है जो हमें समाज से लगातार इंटरेक्शन से मिलता है, न्याय उसमें बुनियादी चीज़ है। और क्योंकि हम मानवीय ज्ञान की बात करते हैं ना, ज्ञान किस लिए है? मनुष्य के लिए है। और जो ज्ञान हमें न्याय की तरफ नहीं ले जाता है, वो ज्ञान कूड़ा हो, चाहे जैसा ज्ञान हो, कोई मतलब ही नहीं है तो इस रूप उसका। में हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षा का कई मायने हैं। शिक्षा का एक मायना है, और निश्चित तौर पर जो एक विश्वविद्यालय की शिक्षा सबके लिए निःशुल्क होनी चाहिए, सबके लिए समान होनी चाहिए। निःशुल्क करा देंगे तो फिर उन्होंने कहा कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि निःशुल्क तो शिक्षाएं हैं। यहाँ तक माध्यमिक की शिक्षा निःशुल्क है, विश्वविद्यालय की शिक्षा निःशुल्क नहीं है। हाँ, वो नहीं है, वो तो मैं नहीं हायर नहीं, लोअर एजुकेशन अभी भी निःशुल्क है, फर्क नहीं पड़ता। आप 10वीं तक पढ़वा देंगे, उसके बाद फिर बच्चे क्या करेंगे? ये भी विडम्बना है ना। लेकिन सर भाई, अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में आपकी फीस कई गुना बढ़ा दी गई, है ना, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 4 गुना बढ़ाई गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हॉस्टल में 45,000 रुपये एक कमरे का इस समय कुल टोटल चार्ज है। अब सवाल ये है कि जो आम परिवारों के घरों के बेटे बेटियां हैं, जिनके घर में 20,000, 25,000, 15,000, अगर वो मजदूर का बेटा है, अगर वो आम लोगों का बेटा है, उनका बच्चा तो कभी नहीं विश्वविद्यालय में पहुंच पाएगा, भले योग्य हो, कोई सवाल ही नहीं है ना। तो इस रूप में कहा जाए कि शिक्षा की पद्धति एक तो ऐसी होनी चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सबके लिए निःशुल्क होनी चाहिए और सबके लिए एक समान होनी चाहिए, है ना। शिक्षा एक कमोडिटी है, एक माल है जो दुकानों में सजा के रखी गई है। आज की तारीख में जितना पैसा जिसके पास है उसके हिसाब से लोग शिक्षा खरीद रहे हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसका समाधान क्या हो सकता है युवाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस समय थोड़ा सा युवाओं को जागृत आह्वान करना का जो मतलब बहुत आवश्यकताएं होती हैं। समाधान बातचीत होगी आपको, चूँकि उसके लिए लिंक बनाना है, वीडियो बनाना है, तो बस मैं भगत सिंह के उदाहरण से ये बात कहूँगा। भगत सिंह ने लिखा कि जो चीज़ आज़ाद विचारों को बर्दाश्त नहीं कर सकती उसे खत्म हो जाना चाहिए। इसी रूप में नौजवानों को बस यही आह्वान है कि जो भी चीज़ में कोई वैज्ञानिकता नहीं है, जिस चीज़ों के पीछे कोई ठोस तर्क नहीं है, जिस चीज़ से समाज को फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं होता, उल्टे नुकसान होता है, जिस चीज़ में अन्याय की भावना मौजूद है, वो कोई भी चीज़ हो, उसके खिलाफ बगावत करो और उसको अपनी ज़िंदगी से बाहर करो। समाधान का यही रास्ता है। बिल्कुल, बाकी बहुत गहराई में हम लोग इस पर बातचीत कर सकते हैं। अभी बिल्कुल आप क्या मतलब पोजीशन रहा इसमें आपका? तीसरा नंबर। तीसरा पोजीशन। मुख्यतः थोड़ा सा जल्दी खत्म किया अपनी बातों को। आपके अनुसार क्या वर्तमान समय में समस्याएं हैं जाति को लेकर?
जाति मूलतः मनुष्य विरोधी है और एक वो विचार है आदर्श का जो कहता है कि हम बड़े। शिक्षा के द्वारा क्यों एकदम शिक्षा हम जब प्राप्त करेंगे हम समझेंगे कि एबिलिटी योग्यता के आधार पर ही समाधान। अगर हमारे अंदर योग्यता है तो हम चाहे SC हो या ST, इससे कोई फर्क नहीं बिल्कुल पड़ेगा। शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ तक बात है जाति समस्या की, तो हमारे संविधान में भी इसका उल्लेख किया गया है और निम्न वर्गों के लिए हमेशा हमने आरक्षण की भी मतलब कुछ सीमाएं तय की हैं। तो ऐसी नहीं है कि हर जाति को ध्यान रखते हुए कार्य। और आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी बस आप ये कविश कर रहे थे कि आप कि अरे मतलब कौन सा ये क्या मतलब प्रमुख कौन सी जातियां जिनमें अभी मतलब सबसे अधिक? मेरे हिसाब से कोई ऐसी जात नहीं है। अब मतलब कहा जाता है कि ब्राह्मण बहुत उच्च होते हैं, कहा जाता है, बट उसमें भी बहुत कम। देखिए हमारे अनुसार से सबसे बड़ा एक जात है और वो है मानवता का जात। जब तक ये हमारे देश में विद्यमान रहेगा तब तक ये सब जाति समस्याएं हमें नहीं लगता है हावी हो पाएंगी। क्या कौन बोलना चाह रहा था इधर से? नहीं जा पाते कहीं पे, उनके पास ना ये निबंध प्रतियोगिता है ना कुछ भी है, वो नहीं समझ पाते। उनके पास अल्फाज बहुत हैं लेकिन वो किसी से कह नहीं सकते। आपकी तो समस्या हम थोड़ा सा अलग हो गई है। तो हम चाहते हैं कि जो प्लेटफॉर्म ये निबंध प्रतियोगिता हमें यहाँ पे मिली है वो हमारे दरख्वास्त है इनसे, इस पत्रिका से, कि ये लोग गांव में भी जाएं, गांव में भी होना गांव में और भी बच्चों होना चाहिए और सभी बच्चों को इसकी मतलब अच्छी तरीके से प्लेटफॉर्म देना चाहिए ताकि वो भी अपनी योग्यता को निखार के दुनिया के सामने रख सके और साक्षरता दर जो है हमारे देश की बढ़े और हम आगे देश से भी कंपटीशन कर उनसे आगे निकल सके। प्रयास तो किया ही जा रहा है भारत को विश्व गुरु बनाने का। बाकी और कोई कुछ बोलना चाहता है? मेरा नाम सृष्टि मिश्रा है और जाति समस्या जो है ये अगर देखा जाए तो हमारे ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही पहले से ही प्राचीन भारत में ही पुरुष सूक्त में मेंशन है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। तो मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैंने ये देखा है कि ये पढ़ा भी है और इससे समझा है कि जो चीज़ें बहुत पहले से आई हैं आज़ादी से, उस समय भी अगर देवी देवताओं को देखा जाए, आज भी लोग जैसे कृष्ण को मानते हैं कि वो मतलब यादव के थे और फिर भगवान को भी कैटेगराइज किया जाता है कि परशुराम ब्राह्मण थे और उनको पूजा जाता है। तो आप जैसे ब्राह्मण जो हैं वो कहते हैं कि कई बार हमें सिखाया जाता है कि छोटे जात के हैं तो उनके घर पे पानी नहीं पीना है, उनके साथ समानता से बैठना नहीं है। हमारे घर पे आते हैं कुछ गांव में तो वो नीचे बैठते हैं और हम लोग ऊपर बैठते हैं। तो ये इसको दूर काम करने का काम आप लोगों का भी तो होना चाहिए ना। उनको नीचे क्यों बैठा रही हैं इसको सोचना चाहिए ना, क्योंकि जब व्यक्ति का एक मतलब लोग इस समस्या को समझेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जब आप भगवान जो चीज़ें हमारे वेद में लिखी हुई हैं, ऋग्वेद में पहले से ही मेंशन है कि 4 वर्ण है, लेकिन वर्ण को जाति में किसने कन्वर्ट किया है? हमने किया है, यह हमारी गलती है। वहाँ पे बताया गया, गीता में लिखा गया, मुझे श्लोक नहीं याद आ रहा है, कि जो वर्ण डिवाइड है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आपके कर्म पर निर्धारित करता है। अगर मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन अगर मेरे कर्म शूद्र वाले हैं तो मुझे शूद्र में गिना जाएगा। तो आपका कर्म ही डिफाइन करता है कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हैं। ये गीता में लिखा है। कई लोग गीता को मानते हैं लेकिन अभी ये बात आ जाए तो उस पर अपनी अपनी टिप्पणियाँ देंगे, ऐसा है वैसा है। पर अगर हम वेद पुराण ये सब चीज़ें जो लेके चलते हैं जिसमें मेंशन है, हम उसी चीज़ को रखते रहते कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। आप जाति को ग्राउंड लेवल पर देखिए मतलब कहाँ तक हो रहा है। जैसे कि अगर मुझे सिखाया जाता है कि अंतर जातीय है, मतलब कि वो छोटे जात के हैं तो उनसे ज़्यादा उतना मेल मिलाप नहीं करना है। छोटे जाति में अंतर जातीय विवाह नहीं होता है, ये भी प्रतिबंधन है। और इतना आसान नहीं है हटाना। हमारा देश आज़ाद हो चुका है लेकिन आज भी हम इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं। जातीय समस्या से आज भी हम लोग गुलाम हैं। तो लेकिन आपने ये बात कहा कि मतलब कि लोगों को काम के अनुसार होना चाहिए, तो कर्म करके हम आगे बढ़े तो हमें नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ जाएगा। अब अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि अच्छा है, प्रकृति जो है, प्रकृति तो भेदभाव नहीं करती है। आप देखिए बारिश हो रहा है तो अगर बारिश सोच ले कि मैं ब्राह्मण को सिर्फ पानी मिलेगा, शूद्र को पानी नहीं मिलेगा, क्षत्रिय को पानी नहीं मिलेगा क्योंकि ये छोटे जाति के हैं, तो क्या होगा? तो एक ही बात से मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी कि अच्छा है वो हवा जो तेरा कोई मजहब नहीं है, अगर तेरा भी मजहब होता न तो ना जाने कितनों का गला यूं ही घुट गया होता। बरसती हुई बारिश, अच्छा है कि तेरा कोई मजहब नहीं है, अगर तेरा मजहब होता तो न जाने कौन कौन प्यास से यूं ही मर गया होता। अच्छा लग रहा है तो तालियों पर भी बजा दीजिए आप लोग। मुझे यही कहना है कि जो स्टूडेंट हैं, जो युवा हैं,
हमारे परिवार में तो जो जैसे हमारे पूर्वजों से सुनते सुनते हम आ रहे हैं, वो चीज़ें सुने, पर हम पढ़ रहे हैं, हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो अगर हम उस चीज़ों से थोड़ा थोड़ा ही करके बाहर आए, क्योंकि एकदम से बाहर आ जाना ये बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि भारत आज़ाद हो चुका है, बहुत पहले से ये चीज़ें चलती आ रही हैं, इतना जल्दी ये सब हटा नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल है, पर धीरे धीरे छोटी छोटी कोशिशें हम कर सकते हैं। ओके। इन्होंने मुख्यतः ये बताया कि लोगों को उनके कर्मों के अनुसार होना चाहिए। और कुछ भाई लोग, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, चलिए ठीक है। मुख्यतः ये जो है कि मतलब कि जहाँ तक बात है जातीय समस्याएं की, तो इसका समाधान हम लोगों ने कुछ युवाओं का विचार सुना, लेकिन इसमें आवश्यकता ये हो जाती है कि लोगों को उनके कर्मों के अनुसार समझा जाए ना। ये थोड़ी है कि हम छोटे जात के हैं तो हम बड़े कार्य नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। आवश्यकता है आज आज़ाद भारत में लोगों की जो गुलामी से जकड़ी हुई मानसिकता है उसको बदलने की, और जब लोगों का मानसिकता बदलेगा तब कहीं ना कहीं परिवर्तन आएगा, और परिवर्तन आएगा तब हम एक नए भारत का निर्माण करेंगे, और पुनः जो सपना है भारत का विश्व गुरु बनाने का, हम उस सपने को साकार करेंगे।